हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल सेंट्रिक। प्रीवियस सेशन तक हम लोगों ने क्या किया था, जो हमारा फर्स्ट यूनिट था उसे पूरा कवर कर लिया है। ठीक है, आज हम लोग हमारा यूनिट नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, यूनिट नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले, उसका नाम बताने से पहले मैं आपको ये चीज बताऊंगा कि जब हम लोग आरसीसी सब्जेक्ट पढ़ते हैं जो कि एक डिजाइन का सब्जेक्ट है, तो किसी भी कंस्ट्रक्शन मेंबर को या पूरे स्ट्रक्चर को डिजाइन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर मेथड को क्या करते हैं, अडॉप्ट करते हैं। मतलब एक मेथड, एक्स मेथड, वाई मेथड, जेड मेथड, या फिर कोई सी भी एक मेथड जिसका आप नाम अपने मन में सोच लीजिए, वो मेथड हम लोग क्या करते हैं, अडॉप्ट करते हैं। और उसी मेथड के जितने भी क्राइटेरियाज हैं, जो रिकमेंडेशंस है, अजम्पशंस है, ठीक है, उन सब चीजों को मानते हुए, उन सब चीजों को फॉलो करते हुए क्या करते हैं, एक स्ट्रक्चर को क्या करते हैं, डिजाइन करते हैं। इज इट क्लियर? मतलब एक आरसीसी स्ट्रक्चर बनाने के लिए मैं एक मेथड को क्या करूंगा, अडॉप्ट करूंगा, और उस मेथड में बताए हुए रिकमेंडेशंस को फॉलो करते ही मैं क्या करूंगा, स्ट्रक्चर डिजाइन करूंगा। ऐसा नहीं होता है कि हम हमारे मन से किसी भी स्ट्रक्चरल मेंबर के लिए कोई भी चीज सोचे और उसे बना दे और बोले ये लीजिए बन गया। ठीक है, ये चीज समझिए आप लोगों ने। ठीक है, उसी तरह से आज हम लोग एक नई मेथड का स्टार्ट करने वाले हैं, जिसको समझते हुए हम लोग क्या करेंगे, आरसीसी स्ट्रक्चर को डिजाइन करेंगे। इज इट क्लियर? बहुत से स्टूडेंट समझ गए होंगे कि सर आज आप किस चीज की बात कर रहे हैं। तो वो मेथड का जो हमारा नाम है, दैट मेथड इज लिमिट स्टेट मेथड। ओके, लिमिट स्टेट मेथड। और इसी लिमिट स्टेट मेथड को हम लोग क्या बोलते रहते हैं, LSM। ओके, LSM। क्लियर हो गई बात? आज हम जो हमारा यूनिट नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं, उसका नाम है हमारा लिमिट स्टेट मेथड, दैट इज LSM। चलिए, अब लिमिट स्टेट का मतलब होता क्या है, इस मेथड का नाम लिमिट स्टेट रखा है क्यों? लिमिट स्टेट वर्ड का मतलब आप ऐसे समझेंगे कि किसी भी पर्टिकुलर आपने जो भी चीजें अज्यूम करी है, उन अजम्पशंस को मानते हुए आपका जो पर्टिकुलर मेंबर है, या वो जो मेंबर है जिन मटेरियल से बना है, बेसिकली कंक्रीट या स्टील, वो उसके लिमिट स्टेट पे पहुंच गया। मतलब उसने, लिमिट स्टेट का मतलब उसने, उस मटेरियल ने, उस स्ट्रक्चरल मेंबर ने अपना मैक्सिमम परमिसिबल वैल्यू अटेन कर ली है, वो अपनी मैक्सिमम परमिसिबल वैल्यू पर पहुंच गया है, इसीलिए उसे हम लोग क्या कह रहे हैं, लिमिट स्टेट कह रहे हैं। ठीक है, और जब मेरे स्ट्रक्चरल मेंबर ने, जो कि कंक्रीट और स्टील से बना होगा, इसमें मटेरियल मैक्सिमम परमिसिबल वैल्यू पर पहुंच जाएगा, तो मैं कहूंगा कि इट इज ऑन द वर्ज ऑफ फेलियर। अब इससे तुम इधर आए तो क्या हो गया, कंप्लीट फेलियर में क्या करूंगा, अज्यूम कर लूंगा। ठीक है, क्या बोला मैंने, कंप्लीट फेलियर अज्यूम कर लूंगा। ये बात समझ में आ गई बच्चों? ये बात समझ में आ गई? तो दिस इज ऑल अबाउट लिमिट स्टेट मेथड। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। अब इसको जो मैंने समझाया, इसको लिख देता हूं ताकि आपके पास क्लियर रहे, है ना। सबसे पहले तो लिमिट स्टेट मेथड के बारे में आप ये चीज ध्यान रखेंगे, है ना। इट इज वन ऑफ द most recent method to design RCC स्ट्रक्चर को बनाने के लिए ये वन ऑफ द मोस्ट एडवांस मेथड है। ठीक है, क्लियर? दूसरा पॉइंट क्या लिख रहे हैं हम लोग, in this method structure okay is assumed to be failed। इस मेथड के अंदर स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, ये फेल हो चुका है, अज्यूम करेंगे कि ये फेल हो चुका है if it reaches to its लिमिट स्टेट, है ना। लिमिट स्टेट पे अगर ये पहुंच गया, अगर ये लिमिट स्टेट पर पहुंच गया तो हम बोलेंगे ये क्या हो गया है,
फेल हो गया है। ये बात समझ में आई? अगर ये अपने लिमिट स्टेट पे पहुंच गया है तो हम क्या बोलेंगे, ये फेल हो गया है। अब इसके अंदर लिमिट स्टेट है क्या, इस मेथड के अंदर लिमिट स्टेट है क्या? ठीक है, इन लिमिट स्टेट मेथड द स्ट्रक्चर इज, वापस से लिख रहा हूं है ना, द स्ट्रक्चर इज assumed to be failed when strain in the material, क्या लिख रहे हैं हम लोग, strain in the material reaches to its maximum permissible वैल्यू। ओके, ये बात समझ में आया? इसको फिर से देखेंगे। पहली बात, मोस्ट रिसेंट मेथड, जब मेरा स्ट्रक्चर अपने लिमिट स्टेट पे पहुंचेगा तो उसे बोल देंगे तुम फेल हो गए। और वो लिमिट स्टेट कब अटेन होगा, जब मेरा मटेरियल में जो स्ट्रेन है वो अपनी मैक्सिमम परमिसिबल वैल्यू पर होगा। मटेरियल में जो स्ट्रेन है वो उसकी मैक्सिमम परमिसिबल वैल्यू पर होगा। ये बात समझ में आई? तो एक चीज ध्यान रखना, यहां से इतना में क्या चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये बात समझना कि लिमिट स्टेट मेथड में जो फेलियर होगा इट इज बेस्ड ऑन द स्ट्रेन इन द मटेरियल। क्लियर हो गई बात कि एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ स्ट्रेन अगर कंक्रीट में आ गई, एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ स्ट्रेन स्टील में आ गई तो मैं बोलूंगा फेल हो गया। ठीक है, बात समझ में आया? बहुत ही आसान है इसे समझना। और लिमिट स्टेट का मतलब क्या हो जाएगा, वापस से ध्यान रखना, लिमिट स्टेट का मतलब क्या हो जाएगा, वो मैक्सिमम स्टेट या फिर फेलियर स्टेट, वो मैक्सिमम स्टेट जहां पर पहुंचने पे हम लोग बोल देंगे कि हमारा जो स्ट्रक्चर है वो फेल हो गया। ठीक है, चलिए अब यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग क्या करते हैं, यहां से आगे बढ़ते हैं। अब पूरे लिमिट स्टेट को दो पार्ट में डिवाइड करा है हमारे IS 456-2000 ने, है ना। IS 456-2000 ने हमारे पूरे लिमिट स्टेट को दो पार्ट में डिवाइड करा है। तो पहला जो हमारे पास पार्ट है ना बच्चों, उसे हम लोग कहते हैं लिमिट स्टेट ऑफ, किसका लिमिट स्टेट है ये आपका, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स पहला, है ना। और दूसरे का नाम रहेगा हमारे पास लिमिट, यहीं पर लिख रहा हूं मैं, लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिएबिलिटी। ओके, ये दोनों बातें अलग अलग है। ओके, तो जब मुझे ये पार्ट देखना होगा कि मेरा लिमिट स्टेट का मतलब मैक्सिमम स्टेट, बार बार बोल रहा हूं, सिर्फ थोड़ी देर बाद बंद कर दूंगा बोलना, जब तक आप मेरे दिमाग को, मतलब जब तक मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ जाएगा, कितनी बार सुन लिया होगा आप लोगों ने कि आपके दिमाग में चले गई होगी कि लिमिट स्टेट का मतलब वो मैक्सिमम स्टेट जहां पर मेरा स्ट्रक्चर फेल हो गया होगा। तो यही लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स। जब भी वर्ड कोलैप्स आए ध्यान रखना कि वी आर टॉकिंग अबाउट द सेफ्टी, वी आर टॉकिंग अबाउट द अल्टीमेट फेलियर। सर्विसिबिलिटी का मतलब क्या होगा कि अब मेरा स्ट्रक्चर सर्विसेबल नहीं रहा, मतलब अगर इन पर्टिकुलर कुछ पर्टिकुलर क्राइटेरियाज को मेरे स्ट्रक्चर ने क्या करा, सेटिस्फाई नहीं करा, या उन पर्टिकुलर क्राइटेरियाज के बियॉन्ड चले गया, तो मेरा स्ट्रक्चर अनसर्विसेबल हो जाएगा। मे बी आई कैन रिपेयर इट एंड मेक इट अगेन सर्विसेबल। मैं वापस से उसे रिपेयर कर सकता हूं, वापस से सर्विसेबल बना सकता हूं। लेकिन अगर मेरा स्ट्रक्चर लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स में फेल हुआ, मतलब जान जोखिम में आ गई भैया, है ना, अब स्ट्रक्चर गिरने वाला है, इसमें अल्टीमेट फेलियर हो गया है। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई बात। उसी चीज को ध्यान में रखते हुए लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स को हमारे पास कितनी कैटेगरीज में डिवाइड करा है, वी हैव 4 कैटेगरीज। फर्स्ट कैटेगरी नंबर 4 लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स, फर्स्ट का नाम है हमारे पास फ्लेक्चर, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स फ्लेक्चर। दूसरे का नाम रहेगा लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स शियर, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स शियर। थर्ड का नाम रहेगा लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स
torsion, limit state of collapse, torsion, and then the fourth number will be limit state of collapse, compression, limit state of collapse, compression. क्या आपको ये बात यहां पर समझ में आई? क्या आपको ये बात यहां पर समझ में आई? उसी तरह से अब सीधी सी बात है, ये जितने भी 4 पॉइंट मैंने लिखे हैं ये एक तरीके से क्या है, नेचर ऑफ द फोर्सेस है. मतलब एक जब मेरे मेंबर पे कोई ऐसा फोर्स आ रहा है कि उसके ऊपर फ्लैक्चर, सिंपल वर्ड में फ्लैक्चर का मतलब बेंडिंग हो रही है, ऐसा कोई फोर्स आ रहा है कि जिसके कारण उसमें शियर हो रहा है, तो शियर के रेजिस्ट करने के लिए उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में हम क्या क्या चीजें देखेंगे सॉरी, ये इस चैप्टर में देखेंगे. अब टॉर्शन अगर देखा जाए तो क्या हो रहा है, ट्विस्टिंग जब मेरे मेंबर में हो रही है तो क्या होगा, उसी तरह से कंप्रेशन जब मैं अपने मेंबर को दबा रहा हूं तो क्या होगा, है ना. ये सारी चीजों को हमको स्टडी करना है, और इन्हीं चारों के अगेंस्ट, इन्हीं चारों को रजिस्ट करने के लिए मुझे अब मेरे आरसीसी स्ट्रक्चर को क्या करना है, डिजाइन करना है. इज इट क्लियर? उसी प्रकार मुझे लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी में ये देखना है कि मेरा एक स्ट्रक्चर कब अनसर्विसेबल बन जाएगा, तो जब उसमें एक्सेसिव डिफ्लेक्शन आ जाए. मतलब मुझे मेरे मेंबर में डिफ्लेक्शन को लिमिट करना है. ए भैया इतना ही डिफ्लेक्ट होना है, ऐसा नहीं कि डिफ्लेक्ट नहीं होगा, लेकिन विद इन परमिसिबल लिमिट, विद इन अलाउएबल लिमिट अगर हो गया तो हमें कोई दिक्कत नहीं. पहली चीज. दूसरी है ना, मेरा जो स्ट्रक्चर है उसमें डिफ्लेक्शन के बाद क्या आ सकता है, क्रैकिंग हो सकती है ना, क्रैकिंग हो सकती है. वन ऑफ द मोस्ट कॉमन थिंग, आपने डिफ्लेक्शन भले ही नहीं देखा होगा लेकिन क्रैकिंग तो देखी होगी. अगर एक्सेसिव क्रैकिंग हो गई, क्रैक का साइज बड़ा हो गया, तो इट विल मेक माय स्ट्रक्चर अनसर्विसेबल. एंड द थर्ड थिंग इज वाइब्रेशन. ओके, सो बेसिकली हमें इतना चीज लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स देखना है. अगर मैं आप लोगों को ये चीज बताऊं कि इस पूरे लिमिट स्टेट में जो मैंने लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स और सर्विसिबिलिटी देखा है, ये हर पर्टिकुलर चीज एक अपने आप में एक चैप्टर है, अपने आप में इसके बहुत सारे रिकमेंडेशंस है जो आपको याद होना चाहिए, जो आपको समझना है. बस यही हमारा पूरा आरसीसी रहेगा आने वाले 5-6 चैप्टर्स में. जो लिखे हुए हैं यही आने वाले हमारे चैप्टर्स हैं. इज इट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं. आई होप आप लोगों को सब समझ में आ रहा है एंड यू गाइस आर रियली एंजॉयिंग इट. चलिए आगे बढ़ते हैं. अब किसी भी मेथड को जब हम ऑप्ट करेंगे तो मैंने क्या कहा था कि इसमें कुछ अजम्पशंस होंगे. ठीक है, कुछ अजम्पशंस होंगे. वो बेसिकली अजम्पशंस किसके लिए होंगे, उसकी स्ट्रेंथ पैरामीटर्स को डिसाइड करने के लिए. वो अजम्पशंस किस लिए हो सकते हैं कि कितना लोड मुझ पर आ सकता है. क्या आपको ये बातें समझ में आ रही है कि ये अजम्पशंस मैं क्यों बनाऊंगा कि मेरे मटेरियल की कितनी स्ट्रेंथ का मैं इस्तेमाल करूंगा, और उस मटेरियल को जब मैं इस्तेमाल करूंगा तो कितना लोड उसके ऊपर आ सकता है. क्या आपको ये बात समझ में आई? तो इसी से मेरा एक नया कंसेप्ट आता है और उसे कहूंगा मैं डिजाइन स्ट्रेंथ. उसी को कहूंगा मैं डिजाइन स्ट्रेंथ. ओके, तो बेसिकली अगर डिजाइन स्ट्रेंथ में यहां लिखता हूं, है ना, बेसिकली अगर मैंने यहां पर वर्ड लिखा डिजाइन स्ट्रेंथ, तो इस वर्ड डिजाइन स्ट्रेंथ का मतलब क्या होगा, एक ऐसी स्ट्रेंथ जिसका इस्तेमाल मैं किस लिए करूंगा, जब मैं मेरे मटेरियल का इस्तेमाल एज अ कंस्ट्रक्शन मटेरियल कर रहा हूं और इसी पर्टिकुलर स्ट्रेंथ को ध्यान में रख के करूंगा. ठीक है, तो एक ऐसी स्ट्रेंथ जिस स्ट्रेंथ को ध्यान में रख के मैं मेंबर क्या करूंगा, डिजाइन करूंगा, उसे मैं डिजाइन स्ट्रेंथ कहूंगा. अब आपके पास मटेरियल कौन कौन सा है, अब मैं इसका बेसिक सा डेफिनेशन नहीं लिख रहा हूं क्योंकि इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड कि डिजाइन स्ट्रेंथ होता क्या है. ओके, अब देखिए आपके पास सबसे पहले सबसे पहले आपके पास मटेरियल है, दैट इज कॉल्ड कंक्रीट, है ना, दैट इज कॉल्ड कंक्रीट. अगर मुझे कंक्रीट की डिजाइन स्ट्रेंथ लिखना है, तो ये क्या रहेगा, देखो डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट क्या रहेगा मेरे पास, समझना ये बात. कैरेक्टरिस्टिक, क्या लिख रहा हूं मैं, कैरेक्टरिस्टिक कॉम्प्रेसिव, क्या लिख रहा हूं मैं, देखिएगा, कैरेक्टरिस्टिक
compressive characteristic compressive strength of concrete okay divided by what, divided by partial factor of safety is it clear? okay is it clear? समझ में आई बात आपको? दिस इज कॉल्ड द डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। क्लियर? अब अगर अपन यहां पर बात करें बच्चों, अगर अपन लोग यहां पर बात करें कि होता क्या है कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, तो आपको मैंने क्या कहा था, मरते दम तक मत भूलना कि ये 0.67 FCK हो गया और पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी हो जाएगा 1.5। आप जब इसे डिवाइड करोगे बच्चों तो आपको क्या मिलेगा, आपको क्या मिलेगा बच्चों, यहां पर देखिए क्या मिल रहा है आपको, 0.446 FCK ये आपको मिलता है, जिसको आपको कितना लेके चलना है हर बार, 0.45 FCK ही लेके चलना है। इन दोनों वैल्यूज को मैंने यहां पर क्या करा, इन दोनों वैल्यूज को मैंने यहां पर क्या करा, लिख दिया ताकि आपको याद रहे कि आपका डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट जो होता है वो कितना होता है, स्क्रीन पे देख लीजिए बच्चों, कितना होता है बच्चों, 0.45 FCK है ना, 0.45 FCK। ठीक है, ये चीज आपको हमेशा ही याद रखना है। क्लियर? समझ में आया आप लोगों को ये पार्ट? चलिए अब यहां से हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमारा जो अगला मटेरियल है दैट इज, शायद आपको पता होगा, अगला जो मटेरियल है हमारा वो क्या रहेगा, स्टील। अगला मटेरियल क्या रहेगा हमारा, स्टील। तो यहां पर मैं मटेरियल लिख देता हूं स्टील, या फिर इसके पहले मैं आपको ये चीज समझा देता हूं, जैसे कि हमने हर बार डिस्कस करा है कि इस बार ये जो पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी लिया है हमने, ये क्यों लिया, ये पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम लोगों ने क्यों लिया, ये चीज भी तो हमें समझना पड़ेगी ना। ये पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमने क्यों लिया, ये चीज भी हमें समझना पड़ेगी, और इसके ऊपर क्वेश्चन आने के चांस, मतलब ये पूछा भी गया है, ऐसा नहीं कि ये नहीं पूछा गया कि ये क्यों लिया आपने, ये बहुत बार पूछा भी गया है। तो चलिए समझते हैं कि ये पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्यों लिया हमने। यहां लिख देता हूं मैं, दिस पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज टेकन टू अकाउंट फॉर, क्या लिख रहे हैं हम लोग, टू अकाउंट फॉर, किस चीज को ध्यान में रखने के लिए, किस चीज को अकाउंट करने के लिए, अकाउंट फॉर क्वालिटी कंट्रोल while making the concrete। सीधी सी बात है, हम ये मान के चल रहे हैं कि जब कंक्रीट बनाया जा रहा होगा तो उस समय क्वालिटी कंट्रोल किस तरीके का रखा गया होगा, किस तरीके का रखा गया होगा, इसमें मुझे विश्वास नहीं है। ठीक है, तो हो सकता है बहुत अच्छा रखा गया, लेकिन एक अनसर्टेनिटी तो है ना, एक अनसर्टेनिटी तो है। तो उस चीज को ध्यान में रखने के लिए मैंने क्या करा, ये 1.5 ले लिया। उसके बाद मेरा जो कंक्रीट है वो किस किस चीज का बना है, सीमेंट, फाइन एग्रीगेट दैट इज सैंड एंड द कोर्स एग्रीगेट, एंड देन आई एम मिक्सिंग द वाटर विथ इट। फिर मैं पानी मिला रहा हूं इसके अंदर, तो हो सकता है सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट और वाटर, ये जो चार कंस्टिट्यूएंट है, इनकी भी तो क्वालिटी खराब हो सकती है ना, किसी एक की क्वालिटी खराब हो सकती है ना। हो सकता है आपने पोरस एग्रीगेट इस्तेमाल कर लिए, हो सकता है आपने लो स्ट्रेंथ के एग्रीगेट इस्तेमाल कर लिए, हो सकता है आप सब कुछ अच्छा चाहते थे, जो आपका वेंडर था उसने आपको गलत सामान दे दिया। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हम लोग क्या कर रहे हैं, वो 1.5 लेके चल रहे हैं। ठीक है, 1.5 लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को समझ में आई। बच्चों एक और चीज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, यहीं पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, आपने सबसे पहले, आप लोगों ने अगर देखा जाए तो जब आप कंक्रीट की स्ट्रेंथ को स्टडी कर रहे थे तो आपने सबसे पहले जो पैरामीटर दिखाया था, है ना, आपने जो सबसे पहले पैरामीटर, स्ट्रेंथ पैरामीटर पढ़ा था वो था FCK, दैट वाज कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द क्यूब, जो कि हमने किसका बनाया था, कंक्रीट का बनाया था। यही हमारा ग्रेड ऑफ कंक्रीट रिप्रेजेंट कर रहा था, यही हमारा ग्रेड ऑफ कंक्रीट रिप्रेजेंट कर रहा था। इस FCK के साथ भी अगर देखा जाए तो 95% की प्रोबेबिलिटी थी,
है ना। क्यों 95% की प्रोबेबिलिटी थी? क्योंकि इस FCK के नीचे ही 5% टेस्ट रिजल्ट्स आ रहे थे, तो मतलब 95% प्रोबेबिलिटी तो इस FCK के साथ ना सक्सेस की, क्योंकि इसी के नीचे 5% फेल वाले टेस्ट स्पेसिमेन थे, पहली बात। अब इस FCK को आपने कहां रिड्यूस करा? इस FCK को आपने रिड्यूस करा FCK डिवाइडेड बाय 1.5, और यहां से आपको क्या मिला? यहां से आपको क्या मिला? दैट इज 0.67 FCK। ये थी हमारी कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट। ये 1.5 क्यों लिया था हम लोगों ने? टू अकाउंट फॉर द वेरिएशन इन द शेप एंड साइज एंड द पोजीशन ऑफ लोडिंग। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा है मैंने इसको आप लोगों को। अगर किसी स्टूडेंट ने नहीं देखा है तो प्रीवियस सेशन जाके देखिए आप, तो आपको पता चलेगा कि 1.5 क्यों लिया है। फिर भी मैंने अभी बताया। अब इसे मैंने जाके बनाया किसके लिए? 0.67 FCK को क्या करा मैंने? वापस से पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.5 से डिवाइड करा। ये इसे क्या बना रहा है? 0.45 FCK बना रहा है, और इसी 0.45 FCK को मैंने क्या लिखा? डिजाइन स्ट्रेंथ लिखा। क्या लिखा मैंने आप लोगों को? डिजाइन स्ट्रेंथ लिखा। क्या आपको ये बात यहां पर समझ में आई? ठीक है, तो ये पूरा आपको समझना पड़ेगा। समझिए आप यहां पर एक और बात हम समझ सकते हैं इसी से। मान लीजिए आपका जो FCK था वो आपके पास M20 आया, है ना, M20 ग्रेड आया। ये M20 आपका क्या बनेगा? 0.67 ऑफ 20, और फिर ये 0.67 ऑफ 20 देखा जाए तो आपका क्या बन रहा है? 0.45 ऑफ 20, है ना। ये आपको क्या दे रहा है? 9 न्यूटन पर, है ना, क्या दे रहा है आपको? ये 9 न्यूटन पर mm स्क्वायर। मतलब एक, अगर आपके पास M20 था, आई होप आप ये बात समझ सकते हैं, अगर आपके पास M20 था तो उसकी स्ट्रेंथ कितनी थी? 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर, है ना, 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर उसकी स्ट्रेंथ थी। लेकिन आप इस्तेमाल कितनी करोगे कंस्ट्रक्शन के अंदर? जब आप कंस्ट्रक्शन करोगे तो आप कितनी इस्तेमाल करोगे? 9 न्यूटन पर mm स्क्वायर। आई होप आपको ये बात, सारी बातें समझ में आ रही होगी, और आपको ये चीज जरूर क्लियर हो रही होगी कि मैं कितना सेफ हो रहा हूं इस केस के अंदर। ठीक है, ये चीज आपको बिल्कुल क्लियर हो रही होगी कि मैं कितना सेफ हो रहा हूं। ठीक है, इज इट क्लियर टू एवरी स्टूडेंट गाइस? ठीक है, हर स्टूडेंट को क्या ये पार्ट क्लियर हो गया है? देख लीजिए आप स्क्रीन पे, मैंने पूरा आपको डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट क्लियर कर दिया है। ठीक है, पूरा डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट क्लियर कर दिया है। ठीक है, यहां से हम लोग क्या करते हैं? आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट मेंबर है वो क्या है? हमारा जो नेक्स्ट मटेरियल है वो क्या है हमारे पास? स्टील। क्या है हमारे पास? स्टील। अब स्टील का जब मुझे क्या लिखना होगा? डिजाइन स्ट्रेंथ लिखना होगा। जब मुझे स्टील का क्या लिखना होगा? डिजाइन स्ट्रेंथ लिखना होगा, तो देखिए इसके लिए मैं क्या फॉर्मूला लिखूंगा। देखिए, तो डिजाइन स्ट्रेंथ विल बी इक्वल्स टू, यहां पर लिख सकते हैं हम लोग यील्ड स्ट्रेंथ। ओके, यहां लिख सकते हैं हम लोग यील्ड स्ट्रेंथ। ओके, या फिर हम यहां पर वापस से लिख सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। क्या लिख सकते हैं? कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। ओके, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, वापस हम यही चीज लिख सकते हैं। अब इसे किससे डिवाइड करूंगा मैं? अगेन आई विल डिवाइड दिस बाय पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी से। मैं क्या करूंगा? इसे पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, ये बात समझ में आया आपको? ये फॉर्मूला मेरा यहां पर बना। अब ये फॉर्मूला जब मेरे पास यहां पर बना तो ये यील्ड स्ट्रेंथ होगा वो कितना हो जाएगा मेरे पास? Fy हो जाएगा। यहां पर जो पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी होगा दैट विल बी 1.15। बच्चों ये ध्यान रखना है ना, यहां कई बार क्या होता है, बहुत कंफ्यूजन हो जाता है, आप लोग कई बार गड़बड़ कर देते हो, है ना, इसलिए इसको डब्बे में डाल देता हूं मैं यहां पर कि ये क्या रहेगा आप लोगों का? 1.15 रहेगा। इज इट क्लियर?
1.15 रहेगा, 1.5 नहीं 1.15 रहेगा। इसी के कारण जब मैं इसको आंसर करूंगा कि ये कितना बन रहा है, तो ये बन जाएगा आपका 0.87 FY। क्या बन जाएगा ये 0.87 FY। ध्यान रखना है ना, 1.15 को भी डब्बे में डाला जाए, ठीक है। तो ये हो गया हमारे स्टील का डिजाइन स्ट्रेंथ। ये क्लियर हुआ। वही सवाल कि सर यहां पर ये 1.15 क्यों लिया, यहां पर ये 1.15 क्यों लिया, तो लिख देते हैं भैया, दिस पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी is taken to account for again क्वालिटी कंट्रोल। मुझे फिर से अनसर्टन लग रहा है कि स्टील को बनाते समय क्या हो सकता है, कोई क्वालिटी कंट्रोल में क्या हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसी चीज को मैं ध्यान में रखते हुए क्या कर रहा हूं, मेरा जो स्ट्रेंथ FY है उसको 1.15 से डिवाइड कर रहा हूं, वो जो कि मुझे क्या दे रहा है 0.87 FY दे रहा है, ठीक है। यहां पर कुछ पर्टिकुलर एग्जाम्स में सब पूछा गया है, कुछ पूछा गया है कि जो हमारा फैक्टर ऑफ सेफ्टी है किसके लिए, कंक्रीट के लिए। ध्यान रखना, कुछ एग्जाम्स में ये चीज आपको जरूर मिलेगी, कुछ एग्जाम्स में आपको ये चीज जरूर मिलेगी कि जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी है हमारे स्टील का, वो कितना जा रहा है हमारा। अभी अपन लोग यहां पर ऐसे लिख लेते हैं कि जो हमारा फैक्टर ऑफ सेफ्टी है किसका, स्टील का, अभी बताया मैंने आपको क्या जा रहा है 1.5 जा रहा है। और उसी तरह से जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी है हमारा किसका, कंक्रीट का, सॉरी ये मैंने यहां पर गलत लिख दिया, इसे 1.15 करेंगे और जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी है मेरे कंक्रीट का दैट इज 1.5। तो यहां पर सवाल उठता है कि ये अलग अलग क्यों करा, वाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ कंक्रीट इज हायर देन द फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ स्टील। ऐसा क्यों है बच्चों, है ना, ऐसा क्यों है, बिकॉज स्टील हैज better quality control than concrete। बहुत सीधी सी बात है, जो ज्यादा बेहतर है उसके लिए हमने क्या करा, फैक्टर ऑफ सेफ्टी कम लिया। और जिसके साथ मुझे अनसर्टेनिटी ज्यादा लग रही है कि इसमें प्रॉब्लम ज्यादा हो सकती है, इसलिए वहां पर फैक्टर ऑफ सेफ्टी ज्यादा लिया और स्ट्रेंथ को रिड्यूस करा, ताकि मैं सेफर साइड जाऊं। अभी तक आपने ये चीज देखी होगी कि मेरा जो भी मटेरियल है इसकी स्ट्रेंथ को मैं कम कर रहा हूं। मतलब एलएसए में एक पॉइंट तो आपको समझ में आ गया कि मैं मटेरियल को स्ट्रेंथ को अंडर एस्टिमेट कर रहा हूं। आप 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर का कंक्रीट था आपके पास, आपने उसको 9 न्यूटन पर mm स्क्वायर पे लाके डिजाइन में इस्तेमाल किया, तो आप सेफर साइड जा रहे हो। ये बात समझ में आया, ठीक है। तो अभी छोटा सा पोर्शन हम लोगों ने क्या करा, लिमिट स्टेट मेथड का क्या करा, कवर करा। इसी सेशन को मैं यहां पर एंड कर रहा हूं। नेक्स्ट सेशन में हम लोग क्या डील करेंगे, जो हमारे अब लोड्स है, जो एक्सटर्नल लोड मेरे स्ट्रक्चर पे लगेंगे, उनको किस तरह से, उनकी वैल्यूज को किस तरह से मॉडिफाई किया जाएगा, ये मैं क्या करने वाला हूं, स्टडी करने वाला हूं नेक्स्ट सेशन में। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि लोड के साथ साथ लोड कॉम्बिनेशंस भी बताऊंगा। क्लियर है बच्चों, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।